Okay, so let's start. Welcome to our class of CS Executive. I hope आपको अच्छा लग रहा है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने CSET दिया है, क्योंकि CSET में क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप अभी भी ना एंट्रेंस में ही हो, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप बेसिकली। अब मैं इसको सेकेंड स्टेप नहीं बोलूँगी, ये फर्स्ट स्टेप है। CSET वॉज जस्ट टू गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन CS कोर्स। तो बेसिकली यहाँ से मैं मानती हूँ आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। जितना लेवल आपका CSEET में था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो मतलब जो आपने ऐसा सोचा होगा ना सिर्फ CSET पढ़ने के बाद कि यार ऐसे ही तो मज़े मज़े में निकल जाएगी हमारी CS, तो ऐसा नहीं है। अभी से एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्टली आई एम CS दिशा शर्मा एंड आई एम गोइंग टू बी योर फैकल्टी फॉर कंपनी लॉज एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो ये ग्रुप 1 का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। तो पहले इस पेपर के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी बातें करेंगे आज कि हमारी जर्नी कैसे रहेगी, हम क्या क्या कवर करेंगे, कैसे मैं पढ़ाती हूँ, क्या स्ट्रैटेजीज है, कब आपके टेस्ट होंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस फर्स्ट सेशन। और स्टार्टिंग की 2-3 सेशंस ना बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करवाने में लग जाता है कि आप पढ़ने क्या वाले हो एग्जैक्टली, ठीक है। और जस्ट बिकॉज मेरा सब्जेक्ट ही कंपनी लॉ है, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कंपनी लॉ है क्या, कंपनी लॉ कैसे बना, और कंपनी लॉ में हम क्या करना होता है, बेसिकली क्यों पढ़ते हैं कंपनी लॉ। सो CS एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉज इन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेल्स बताती हूँ आपको सिलेबस का। हाँ जी। सो बेसिकली दिस सब्जेक्ट ऑफ योर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स है। सिर्फ 60 मार्क्स ही तो है, बच्चों के टोटल 60 मार्क्स आते हैं, लेकिन हमें गोल करके चलना है एटलीस्ट 90 में। रियलिटी की बात करूंगी, 100 की मैं बात ही नहीं कर रही, बिकॉज ये CS एग्जीक्यूटिव है और ये लॉज जैसे पेपर है। जब आप थियोरेटिकल पार्ट्स लिखते हो ना, मैक्सिमम मार्क्स आपके कटते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी ओनली, ठीक है। हम 90-95 मान के चलते हैं कि इतना आपको स्कोर करना है, तब जाके 70-75 आप ले सकते हो। अगर आप सोचोगे ही ना ऐसे सिर्फ 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए और उतने ही मार्क्स आपके लिए काफ़ी है, तो आप पास ही नहीं हो पाओगे। तो गोल्स हमेशा हाई रखने पड़ेंगे, तभी एटलीस्ट कुछ हो पाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी और जो भी प्रायर कमिटमेंट्स होंगी ना, एक्सेप्ट स्टडीज, जैसे कि कोई लॉ करने वाला है, कोई ऑलरेडी मास्टर्स कर रहा है, यू हैव डन इट और यू आर डूइंग इट, परसुइंग ना, ठीक है। तो भी कितना लेवल तक निकल चुका है आपका? जून में क्लियर हो गया है। और आप भी बीकॉम कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर में हो ना, और आप नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। सो 60 मार्क्स का आपका पार्ट 1 है। वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1 में बेटा क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। नाम क्या है? कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बेसिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो पार्ट बी है दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीजें सीखोगे। इनफैक्ट ये पूरा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, थियरी ही है, बट रियल लाइफ में जब आप CS बन जाते हो तो आपको इन्हीं चीजों में डील करना होगा। मैं बोलूंगी आपका कोर सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप कंपनी में काम करोगे, यू आर गोना बी अ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनीज की ही सारी चीजें इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी पढ़ाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, तो मैं आपको फॉर्म्स भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, क्या क्या चीजें इन फॉर्म्स में भरनी होती है। तो हमारा टॉपिक भी निकल जाएगा, साथ साथ हमारा प्रैक्टिकली भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो पार्ट A इज ऑफ 60 मार्क्स एंड पार्ट B इज ऑफ 40 मार्क्स। टोटल सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। तो ऐसे वेटेज उसकी टोटल 100 मार्क्स की है। अभी तक तो CSET में 50-50 नंबर के सब्जेक्ट थे ना, खेल सा लग रहा था। 50 में से भी एक सब्जेक्ट के लिए मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए थे, और इन टोटल आपको 50। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको इन टोटल 50% मार्क्स लेकर आने हैं, प्लस अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करो तो 40 मिनिमम आपके आने चाहिए, 40 से ऊपर। लेकिन सोचो, आपका अगर फर्स्ट ग्रुप है, 4 पेपर है,
4 में से हर सब्जेक्ट में अगर आपके 40 ही आ रहे हैं तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 160 के अराउंड हो गए, तो क्या आप पास हो जाओगे? नहीं होंगे। टोटल 4 पेपर इज इक्वल टू 400, सबके मिला के 200 से ऊपर होने चाहिए तो 50% है, और इंडिविजुअली 40 से ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 60 से ऊपर लेकर आ सकते हो, जो आपका मे बी वीक सब्जेक्ट है, अगर उसमें चलो 40 से ऊपर भी ले आए, लेकिन एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स की तो ऐसे तैयारी करनी है कि इसमें आप ज्यादा ले लो, ओवरऑल बैठना चाहिए। कुछ बच्चे इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं बट ओवरऑल रह जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये कॉलेज नहीं है, ये स्कूल नहीं है जहाँ पे मिनिमम 33-34% मार्क्स आपने ले लिए और चल जाता है काम। यहाँ पे मिनिमम एक सब्जेक्ट का भी 40% है और ओवरऑल 50% मीन्स लॉट। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द सिनॉप्सिस ऑफ द सिलेबस। मैंने आपको बोला आपके पार्ट ए में टोटल 60 मार्क्स का है, तो वी हैव 12 चैप्टर्स। पार्ट ए काफी बड़ा है। सबसे पहला चैप्टर तो मैं आज थोड़ा शुरू भी करवा दूंगी आपको, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। कंपनी लॉ सब्जेक्ट जो है, इसी का इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट में होने वाला है। लॉ कैसे बना, लॉ कब आया, लॉ किसने बनाया, लॉ में क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। दैट्स क्वाइट इजी ऑल्सो, लेकिन इसमें से ज्यादा मार्क्स का पेपर नहीं आता, आप मान के चल लो ये 5 नंबर का लगा के चल लो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं हर चैप्टर की वेटेज भी बता दूंगी आपको। सो नेक्स्ट चैप्टर आता है लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज मींस, अच्छा आप लोगों ने ना CSET में और आपने भी अपने अभी तक आप मास्टर्स कर रहे हो तो ये चीजें पढ़ी होंगी कुछ जो मैं बोल रही हूँ अभी। आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा है, आपने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा है, प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा है, OPC, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये सब पढ़ी है आपने कंपनीज। तो ये सब रिपीट हो रहा है, एक ऐसा ही टॉपिक है अकेला जो रिपीट हो रहा है आपका CSET का, और कुछ नहीं है। लेकिन जितना पार्ट CSET में एक चैप्टर में था ना, कंपनी लॉ वाला चैप्टर था, चैप्टर 4 CSET लीगल एप्टीट्यूड, याद नहीं है, अब भी पेपर दिया तुमने, एनीवेज हो जाता है। तो जो तुमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना लीगल एप्टीट्यूड, चैप्टर नंबर 4, लेंथी चैप्टर था, 4 से 5 क्लासेस में हमने कवर किया था। यहाँ पे वो पूरा सब्जेक्ट है 100 नंबर का, तो 1% था सिर्फ CSET में, और यहाँ पे टोटल और 99% अभी आ रहा है कंपनी लॉ का। सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्टोरीज के साथ पढ़ाती हूँ इसको, काफी सारे टॉपिक्स, कि बच्चे स्टोरी समझ समझ के ना पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास विल बी इंटरेस्टिंग एंड क्लास वुड बी अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। रीजन, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश में है और आपको लिखना भी इंग्लिश में है। अगर मैं सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगी तो आप लोग कैसे लिख पाओगे उसको? अच्छा, लॉ पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश में होता है, बट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हिंदी। रीजन, रियलिटी की बात करती हूँ, ये इंडिया है, मैक्सिमम बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं। अगर इंग्लिश को मैं इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके पढ़ाऊंगी तो दिस सब्जेक्ट विल बिकम एक्चुअली बोरिंग फॉर इंडियंस। ठीक है, सो our class will be very comfortable. I'm going to tell you the meaning of different words जो लॉ के वर्ड्स हैं, तो आपकी वोकेबलरी भी काफी अच्छी हो जाएगी। सो रजिस्टर्ड कंपनीज मीन्स अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड होती है, और आपको पता है हर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना ही पड़ता है आपको। बिना इनकॉर्पोरेट करवाए ये फॉर्म ऑफ बिजनेस तो चल ही नहीं सकता है। उसके बाद कंपनी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पता है क्या होते हैं? MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके सारे क्लॉजेस, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड देन योर डिक्लेरेशन क्लॉज, ये 6 क्लॉजेस। ये क्या है, इनको कैसे चेंज किया जा सकता है, और कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि डॉक्ट्राइंस वगैरह, डॉक्ट्राइंस को हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी लीगल वर्ड्स को मैं बताती रहूंगी आपको। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज रखता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट। दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपने ना 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। बच्चों को बड़ा टफ लगता था, लेंथी भी था बहुत 12th क्लास में, तो वहां तो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किया। अब जो हमारे अकाउंट्स वाले टीचर है वो आपको अपने सब्जेक्ट में शेयर कैपिटल वाला चैप्टर प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, और मैं आपको अपने सब्जेक्ट में शेयर कैपिटल को थियोरेटिकली पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये मेरी बुक में अगर आप देखो तो 50 पेजेस का चैप्टर है, द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर एज पर माई बुक, एंड जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से भी। ठीक है जी, तो इसको लगेंगी कुछ क्लासेस
I'll tell you how I used to do in earlier batches, जब भी CS एग्जीक्यूटिव के बैचेस लिए, तो जैसे सीरीज में चल रहे थे ना, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चौथे पे करा दिया शेयर कैपिटल, तो बच्चे तो हो जाते हैं थोड़े से डिमोटिवेट। रीजन ये 50 पेजेस का ये चैप्टर है, करते करते काफी देर हो जाती है, लगते हैं इसमें 5-6 क्लासेस आराम से लगते हैं, 7 क्लासेस भी मान के चलो लग जाते हैं इसमें। तो बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है कि इतनी सारी क्लासेस हो गई और अभी तक निकले हैं सिर्फ 4 ही चैप्टर। तो अभी मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की है, लास्ट 2 बैचेस से मैं क्या करवा रही हूँ, ये हम लास्ट में कर रहे हैं। इस बैच में भी ऐसे ही किया हमने, पहले पार्ट ए उठाया, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पार्ट ए के किए, फिर हम सीधा आ गए थे पार्ट बी पे, 40 नंबर 1 गो में खत्म किया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था, 40 मार्क्स का जो पार्ट बी है। उसके बाद वापस से हम पार्ट ए पे सारे अनइम्पॉर्टेंट वाले छोटे छोटे चैप्टर्स निपटाए, और लास्ट में जो 2 बड़े चैप्टर है, शेयर कैपिटल और कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये लास्ट में करवाए थे। तो बच्चों को एक सेटिस्फैक्शन थी। इस एज में थोड़ा सा होता है कि क्वांटिटी भी दिखनी चाहिए प्लस समझ भी आना चाहिए। कुछ टीचर्स हैं कि मतलब थोड़ा सा स्लो चलाते हैं, तो मेरी स्पीड एकदम एक्यूरेट रहती है, ना ज्यादा फास्ट होता है ना ज्यादा स्लो होता है, और एकदम टाइम पे सिलेबस खत्म होता है, रिविजन के लिए भी अच्छा खासा टाइम होता है। दैट्स माई स्ट्रैटेजी। और हर एक क्लास ना आपकी प्लान्ड होती है कि आज मुझे क्या कराना है और कितना कराना है, कितने नंबर ऑफ पेजेस कराने हैं, हर क्लास आपकी प्लान्ड होती है। तो ऐसे नंबर ऑफ क्लासेस कब खत्म हो जाएगा सिलेबस, मैं पहले से प्लान करके चलती हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो ये लेंथीएस्ट वाले चैप्टर हम पार्ट ए के लास्ट में उठाएंगे, पहले सारे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर कर लेंगे। ये शेयर कैपिटल है बट है सिर्फ 8 से 10 नंबर का, तो लेट्स टेक इट आफ्टरवर्ड्स। फिर आता है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों से पूछती हूँ, बेटा क्या आपको पता है मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के? ऐसे ही जो भी मन में आ रहा है, मुझे पता है अभी तो पहला दिन है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपसे कि आप सही आंसर दोगे। मेंबर्स उनके माइंड में क्या आ रहा है? वंश, आपके हाथ में मोबाइल है? नहीं, पानी है, फिर ठीक है। बोलो, मेंबर्स सुन के क्या आ रहा है? यार शेयर होल्डर ही तो होते हैं। तो फिर ये शेयर होल्डर कौन है? ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब ये लोग भी शेयर खरीद के मेंबर बन रहे हैं, और शेयर होल्डर तो वही पर्सन है जो शेयर खरीद रहा है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? नो 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 नो, इक्विटी और प्रेफरेंस वाला भी गेम नहीं है ये। मेंबर्स हमेशा इक्विटी वाले ही होंगे, और शेयर होल्डर्स जो ओनर्स माने जाते हैं वो इक्विटी वाले ही माने जाते हैं। एनीवेज, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्यादा लंबा नहीं है, हार्डली 15 से 20 पेजों का है, 4 क्लासेस में खत्म हो जाता है, और बहुत ही मजेदार है। यू विल एक्चुअली कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ। अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीद लिया, मैं बन गई शेयर होल्डर। लेकिन अगर मैं कंपनी को लिख के, एसी ऑन है नहीं है, अगर मैं कंपनी को लिख के ये दे दूं कि आई वॉन्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑल्सो, तो मैं बन जाती हूँ कंपनी की मेंबर भी। यानी कि पहला क्राइटेरिया, आई विल हैव टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड देन आई विल हैव टू राइट द कंसेंट लेटर दैट आई वॉन्ट टू बिकम द मेंबर ऑल्सो। मेंबर्स के राइट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स। जो वोटिंग वगैरह करते हैं वो मेंबर्स करते हैं, ठीक है। सो मेंबर्स के राइट्स आर मोर एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स। तो देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर। सिर्फ शेयर खरीद लिया, शेयर होल्डर हो। शेयर खरीदने के बाद कंसेंट भी दे दिया दैट आई वांट टू बिकम द मेंबर, तो मेंबर बन गए, प्लस कंपनी ने आपका नाम मेंबर रजिस्टर में डाल दिया, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी आपको। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बिकम शेयर होल्डर ओनली, या फिर आपको कंसेंट देके मेंबर भी बनना है, दैट्स अप टू यू। फिर आते हैं बेटा डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स पता है क्या होते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। कंपनी के सर पे भार है, कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लासेस में खत्म। चार्जेस हार्डली 1 से 2 क्लास में खत्म, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इसका, 5 से 8 नंबर का लिखा है, एक क्वेश्चन तो पक्का है इस चैप्टर का। छोटा सा चैप्टर है, मजाक मजाक में निकल जाएगा। आई टेल यू चार्जेस क्या होते हैं। लोन तो सुना है ना आपने, कंपनी जब लोन लेती है, आप लोग नहीं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी, दिशा प्राइवेट लिमिटेड या दिशा पब्लिक लिमिटेड, कोई भी कंपनी अगर लोन ले रही है, बदले में मुझे कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, कोलेट्रल सिक्योरिटी। बेटा वो जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है ना, उसके ऊपर मुझे चार्ज क्रिएट कराना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ते हैं जो आरओसी को भेजना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन कराने को हम बोलते हैं
चार्जेस। लोन के ऊपर जो गिरवी रखवाया, क्या गिरवी रखवाया मैंने? ये आईजीपी की पूरी बिल्डिंग गिरवी रखवा दी। इसको मुझे डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा और आरओसी को भेजना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू कॉल चार्जेस। डॉक्यूमेंटेशन कराना, छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, अगर आपकी कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट्स किसको बांटना होता है? किस रूप में? शेयर होल्डर्स को देना होता है डिविडेंड के रूप में। और कुछ पैसा बचा के भी रख लेते हैं हम रिजर्व्स में, ताकि फ्यूचर में काम आए। तो ये भी चैप्टर बहुत छोटा सा है, 2 क्लासेस में खत्म। इसके लिए ज्यादा क्लासेस लगती है, 3 से 4 क्लासेस। ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। हम लोग कंपनी सेक्रेटरी है, राइट? आप भी क्या बनोगे? कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन अगर आप सीए कर रहे होते तो आप क्या बनते? ऑडिटर। अब आप सोचोगे मैम हम तो कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं ना, हम तो ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, हमें सीए वाले चैप्टर्स क्यों पढ़ा रहे हैं? ऑडिटर जैसे चैप्टर हमको क्यों पढ़ना है? बेटा आप भी तो ऑडिट करोगे। जो आप ऑडिट करते हो ना, सीएस जो ऑडिट करता है, वी कॉल इट सेक्रेटेरियल ऑडिट। हमारा डिफरेंट ऑडिट है। हम लीगल एस्पेक्ट्स को चेक करने जाते हैं कंपनी में, और सीए लोग क्या चेक करने जाते हैं? सारे अकाउंट्स को, फाइनेंशियल्स को। यस, वेरी गुड, इन सब चीजों को चेक करने जाते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत वेटेज है इस चैप्टर की। 10 से 15 मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इनिशियल डेज में ही उठा लेते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं पहले कराती हूँ जिसमें से ज्यादा मार्क्स का पेपर आता है। दैट्स माई स्ट्रैटेजी। ठीक है, बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन हो कि यार ये चैप्टर्स कर लिए ना तो इतना पेपर तो मेरा पक्का है, इतने मार्क्स का तो मैं लिख कर ही आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, चैप्टर नंबर 10। यहां पे हम पढ़ेंगे, एक कंपनी है तो थोड़ी वीक कंपनी है, वीक कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपनी टेक ओवर कर लेती है या मर्ज कर लेती है, 2 कंपनीज एक ही बन जाती है। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। ये भी बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन आता इसमें से सिर्फ 8 नंबर का पेपर है, 40 पेज का चैप्टर है ये। इसको हम सबसे लास्ट डे पे करेंगे, मतलब लास्ट 2-3 क्लासेस हम इसके लिए रख देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भर भर के चीजें हैं, तो इसको लास्ट में करेंगे। डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट आपने किया है। वेली कंपनी में बोलती हूँ, डोरमेंट कंपनी विच इज एन इनएक्टिव कंपनी विच इज नॉट डूइंग एनीथिंग। बस कंपनी बना लिया फॉर द सेक ऑफ नाम के लिए कि कंपनी बना लिया, बट आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। कंपनी खोल के हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, यू हैव टू डू सो मेनी फॉर्मेलिटीज। तो जब तक कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तब तक हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेते हैं और कुछ और टाइम वेले रह सकते हैं। ये ऐसी कंपनी है। ये कंपनी नहीं है, ये जस्ट एक टैग है बेटा। कंपनी तो ये पब्लिक प्राइवेट ही होगी, डोरमेंट कंपनी का टैग ले लिया ताकि कुछ इनएक्टिव रह पाए, वेले रह पाए फॉर 5 ईयर्स टोटल। 5 ईयर्स के बाद वापस से टैग हटवाना पड़ता है आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक क्लास में खत्म हो जाता है सिर्फ, और एक क्वेश्चन इसका पक्का है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सोचो कंपनी ने कोई फ्रॉड किया अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी आसपास के इंस्पेक्टर्स को आपकी कंपनी में भेजती है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपकी कंपनी में घुस के सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। आप मना नहीं कर सकते, कंपनी मना नहीं कर सकती, नहीं तो फिर एक और पेनल्टी। ठीक है, तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करना, कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया तो हम जाके चेक कर देंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ये पार्ट 1 के चैप्टर्स थे। मैं आज आपको थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन भी दे रही हूँ, बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में अवेयर भी करवा रही हूँ कि बेसिकली पढ़ना क्या है। फिर आता है चैप्टर 13, पार्ट बी पे आ गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरल मीटिंग्स। अभी तक तो आप कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे, अब कंपनी को चलाता कौन है पता है आपको? डेली बेसिस पे। वेरी गुड, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स कंपनी कैसे चलाएंगे और शेयर होल्डर्स कंपनी कैसे चलाएंगे? अभी तक तो कंपनी की चीजें पढ़ रहे थे, आप कंपनी चलाएंगे कैसे और कौन, और उनके पास कंपनी चलाने के लिए क्या क्या पावर्स है। एडमिनिस्ट्रेशन मींस कंपनी को मैनेज करना, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें पार्ट बी में पढ़नी है, 40 नंबर का पार्ट बी है। 13 में है जनरल मीटिंग्स, जो साल में एक बार होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स कौन है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, ये सब यहां पे पढ़ोगे। बोर्ड कॉम्पोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितनी पावर्स होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग करने के लिए कितनी बार मिलना पड़ेगा साल में? मिनिमल 4 बार तो मिलना ही है। इससे ज्यादा मिलना चाहते हो तो आपकी विश है, बट मिनिमम 4 बार एक साल में बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए। सीएसआर का कॉन्सेप्ट, सलमान खान का बीइंग ह्यूमन जो ब्रांड है,
क्या करता है? वो चैरिटी करता है, डोनेशन करता है। तो ऐसे ही कंपनीज भी चैरिटी करती है और उस कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मली बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज जो चैरिटी करती है सोसाइटी के प्रति अच्छा करने के लिए, वो CSR का टॉपिक है। एनुअल रिपोर्ट्स, जो पूरे साल में कंपनी की एक रिपोर्ट ROC में जाती है, एनुअल रिटर्न, एंड लास्ट में आते हैं KMPs। सो सॉरी, इसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। KMP पता है कौन होते हैं? कंपनी सेक्रेटरी, CEO, CFO, होल टाइम डायरेक्टर्स, द मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये सब कौन है आपके? KMPs। तो KMPs क्या है, इनको कितने पैसे मिलते हैं, CS कौन है, CS क्या काम करता है, ये आप 19th चैप्टर में पढ़ोगे। सी, as per module, as per ICSI, we have 19 chapters, but as per my book, you have only 18 chapters. Why? Because chapter number 1 और chapter number 2 को मैंने अपनी बुक में क्लब किया है। ठीक है, so we have in total 18 chapters. अगर आप मेरी बुक में से पढ़ रहे हो, you don't have to look into module, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं। अगर आप देखना चाहते हो, आप एक्स्ट्रा और ही वेलिया टाइम है आपके पास, गो फॉर इट, मैं आपको रोकूंगी नहीं। बट जो मेरी बुक है और जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करती हूँ हर चैप्टर के, उसके अलावा मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स को और कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत है। लास्ट में मैं आपको एक अच्छा सा स्कैनर रेकमेंड करूंगी, बट अभी के लिए जस्ट माई बुक एंड माई क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू गिव यू आफ्टर एवरी चैप्टर। ठीक है, और हर आपको जैसे पंकज सर के साथ आपकी क्लास हुई थी, राइट? उन्होंने आपको बताया होगा कि IGP का खासियत क्या है। एग्जीक्यूटिव में ना बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कोचिंग्स में, वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। ये नॉर्मल आंसर्स लिखने ही नहीं होते हैं बेटा आपको लॉ में। द आंसर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लीगल प्रोविजन बोलते हैं उसको लॉ में। उसके बाद आता है फैक्ट्स ऑफ द केस, और लास्ट में हमारा आंसर में आता है कंक्लूजन। उसमें क्या लिखना है, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कितना लिखना है, इसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। बच्चे इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, जैसा समझ में आ रहा होता है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिख कर आ जाते हैं। तो 5 नंबर में से एक नंबर मिलता है, फिर कहते हैं हम पास क्यों नहीं हुए, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। रीजन, आपने आंसर्स की वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की जो ICSI चाहता है, जैसे लॉ के आंसर्स होते हैं। कितने एटलीस्ट आंसर्स में आपको सेक्शंस लिखने हैं, सेक्शंस को याद कैसे करना है, ये नहीं हो पाता है। बहुत सारी कोचिंग्स इस पे ध्यान नहीं देती है। बट मैं हो गई, पंकज सर हो गए, जो आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं थियोरेटिकल वाले, तो हम लोग आपकी कॉपीज खुद चेक करते हैं। ये IGP की खासियत है कि हम ऑलमोस्ट एवरी क्लास में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। एक क्लास नहीं तो 2-3 क्लास में तो एटलीस्ट होता ही है हर हफ्ते। और खुद बच्चों की पर्सनली हम लोग कॉपीज चेक करते हैं। कोई इंस्टीट्यूट पर्सनली नहीं चेक करता। अभी आप लोग कुछ ही लोग बैठे हो यहाँ पे, बट ये बैच जब शुरू होगा बेटा, ये क्लास भर जाएगी। CS एग्जीक्यूटिव में पूरी क्लास फुल होती है। ठीक है, तो इट्स नॉट फिजिबल कि हर बच्चे की चेक कर पाए, बट IGP करता है। चाहे टीचर थोड़ी लेट रुक के जाए, चाहे आपकी कॉपीज अपने साथ ले जाए कुछ 1-2 घंटे के लिए वापस आपको आके दे, लेकिन चेक जरूर करते हैं। ऐसे क्या होता है, बच्चे को डर होता है कि जो टीचर है वो चेक भी करने वाला है और वो अच्छा आंसर लिखेगा भी, डेली लिखेगा, और वहीं आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लिख के करते हो ना, यहाँ पे लॉ को भी लिख के देखना पड़ता है, अदरवाइज हम क्लियर नहीं कर पाएंगे लॉ का पेपर। तो दैट्स आर एश्योरेंस टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग आपकी डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं। राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, लर्न करना आपका काम है, कैसे लर्न करवाना है वो हमारा काम है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मेहनत करनी है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के ना केस स्टडीज मैं आपको सॉफ्ट कॉपीज में देती हूँ। जो आपका जो ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप, हर चैप्टर के साथ ही, जैसे आज जो चैप्टर करवा रही हूँ, साथ ही मैंने उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको भेज दिए। क्लास में मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, और हर दिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। अगले दिन आप होमवर्क करके आ रहे हो तो आपकी क्लास में एंट्री है। जब आप अटेंडेंस लगाते हो, नीचे एग्जीक्यूटिव की अटेंडेंस लगती है, तो नीचे आपसे पूछा जाएगा आपने होमवर्क किया या नहीं, तो वहीं पे मार्क करवा देंगे कि दिस स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज और हर होमवर्क टुडे। और एक PTM भी होती है, CSET में इस बार नहीं हुई, बट CS एग्जीक्यूटिव में हुई थी अभी लास्ट टाइम। आई थिंक 15 से 20-25 दिन हो गए होंगे। CS एग्जीक्यूटिव की PTM भी हुई थी। डरने की जरूरत नहीं है, अभी तो बैच शुरू हुआ है। डरते वो लोग हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है। आप लोग तो पढ़ने आए हो ना, तो नॉर्मल है ये चीज। ठीक है,
ओके, तो केस स्टडीज इन ईच चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ चैप्टर्स के हम एमसीक्यूज भी करेंगे, रीजन उससे बहुत ही डीप नॉलेज मिल जाती है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशंस जो हुए हैं न्यू सिलेबस वाले, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। अब ये तो सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज थी आपको। कॉपीज निकाल लो। आई वॉन्ट यू टू राइट ऑल दीज थिंग्स। कॉपी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, एक पेज बोरो कर लो। आपके पास भी नहीं है? वंश, आप क्या यहाँ पे मुझे पार्टी देने आए हो आज? ऐसा कंजूस है, ये पार्टी भी नहीं दे रहा है। मुझे बोल रहा है मैम आप पार्टी दे दो, मैं तो दूंगी ही। तुम्हारी पार्टी कहाँ है? हाँ, पेन भी चाहिए? घर भेज दूं? सी, इतने सीरियस हो आप? एक ही पड़ा है यहाँ पे, बाकी आप लोग शेयर करो प्लीज। अब बेटा आपके पास है पेन? क्या नाम है आपका? गर्ल, फर्स्ट गर्ल, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन? क्या करेंगे अब आप बताओ? पार्टी में आए हो? सीरियसली मुझे गुस्सा आ रहा है अब आपके ऊपर। एक कॉपी तक नहीं है, आप क्लास के लिए आए हो? जाओ नीचे जाओ, यही पनिशमेंट है आपकी। हाँ, नीचे इंस्टीट्यूट से लेना, आप कहीं बाहर भाग जाओ। कल भी नहीं था आपके पास पेन और कॉपी? आज फर्स्ट डे आपका? ठीक है, ओके। सो कंपनी लॉ के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। आप लोग सीएस कर रहे हो तो दिस इज योर कोर एरिया, कोर सब्जेक्ट, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का सेक्रेटरी होता है, किसी पर्सन का सेक्रेटरी नहीं है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपका एक कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड, बनाते कैसे हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ कंपनी। ठीक है, हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, कंपनी को बनाना है तो कंपनी बनाने के लिए कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, फॉर्म्स देने पड़े, ताकि आप रजिस्टर हो जाओ सीएस कोर्स में। कंपनी को रजिस्टर कराते हैं आरओसी के पास। आरओसी की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस जो एक स्टेट की सारी कंपनीज के रिकॉर्ड्स बनाता है, कंपनी को परमिशंस देता है काम करने के लिए। तो कंपनी को रजिस्टर कराने की परमिशन भी कौन देगा? आरओसी। सो बेसिकली आरओसी में कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे कैसे? कुछ फॉर्म्स भरने के बाद। कौन से फॉर्म्स होते हैं? वी कॉल इट स्पाइस फॉर्म्स। फॉर्म का नाम क्या है? स्पाइस फॉर्म्स। और एक नहीं, 3 फॉर्म्स है। दिस इज अ ह्यूज प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, और 3 फॉर्म्स हमको भरने होते हैं। सबसे पहला स्पाइस फॉर्म 32, दूसरा स्पाइस फॉर्म 33, एंड लास्ट में स्पाइस फॉर्म 34। स्पाइस फॉर्म 32 में बेसिकली आप कंपनी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन उनको दोगे। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी कितने डायरेक्टर्स से कंपनी बना रही है अपने आप को, कितने शेयर होल्डर्स से कंपनी बना रही है, उनके नाम, पता, एड्रेस, पापा का नाम, आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स, सब चीजें स्पाइस फॉर्म 32 में जाता है। ठीक है, सो कंपनी से रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशन 32 में जाएगी। उसी के साथ साथ आपको एक फॉर्म भरना है, स्पाइस फॉर्म 33। अभी अभी हमने 2 डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, एमओए एंड एओए। तो स्पाइस फॉर्म 33 में एमओए जाता है। पहले ना स्पाइस फॉर्म्स नहीं थे, स्पाइस मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं, एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे आपको फॉर्म्स भरने होते थे, खुद आरओसी के ऑफिस जाना पड़ता था और फॉर्म्स फिजिकली ट्रांसमिट करके और सेंड करके आते थे हम। बट नाउ आप घर बैठे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, आपको आपका लैपटॉप चाहिए, बस एमसीए की वेबसाइट पे लॉगिन करो, ये फॉर्म्स कंपनी सेक्रेटरी डाउनलोड करता है, सारे फॉर्म्स भर देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देता है और वहीं पे सबमिट कर देता है एमसीए की वेबसाइट पे। तो वहां से कौन ले लेता है? आरओसी।
आरओसी उन फॉर्म्स को चेक करता है और आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके देता है आपको, ठीक है। तो आरओसी की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये मान लो कंपनी की छोटी मम्मी है ये, हर चीज के लिए अपनी मम्मी से परमिशन लेते हो? तो नहीं लेते, तुमसे तो एक्सपेक्टेड है, किससे? पापा से लेते हो फिर, ठीक है। तो ये आपके पापा जी है और बाकी सबकी मम्मी जी, ठीक है। तो बेसिकली आरओसी से परमिशन लेते हैं तभी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। स्पाइस फॉर्म 32 में मैंने क्या बताया? वंश आप बाहर गए होते, कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद एमओए का अपना एक फॉर्म बन चुका है, पहले एमओए ऐसे पेपर्स पे होता था, अब फॉर्म में है एमओए। और 34 इज फॉर एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है बेटा? ये चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगी, इसके खुद के चैप्टर में, ठीक है। ये अभी आज की लेक्चर में 2-3 लाइंस में खत्म नहीं हो सकता, आपको बता देना सिर्फ, ठीक है। ये तीनों फॉर्म्स भर के कहां भर दिया आपने? कहां से डाउनलोड किए? एमसीए की वेबसाइट से। और कहां पे सबमिट कर दिए? एमसीए की वेबसाइट पे। वहां से किसने चेक किए? आरओसी ने। और आरओसी ने, आप सबका बर्थ सर्टिफिकेट है ना? तो कंपनी का जन्म होता है जब आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देता है, उसको कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब आपको आरओसी दे देती है तो आपकी उस दिन से कंपनी बन गई। कोई भी कंपनी विदाउट दिस प्रोसेस बन ही नहीं सकती, वो कंपनी है ही नहीं, वो कुछ भी है, बस नॉर्मल कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई राइट्स नहीं है आपके। तो इस तरह से आपको कंपनी को बनाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी की डेफिनेशन की बात करूंगी, सेक्शन 2। अच्छा, आप लोगों से पूछती हूँ, इसको रीड कैसे करेंगे? क्या थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? आई टेल यू व्हाई। आपने सही बोला, बट कंपनी लॉ में मोस्टली सारी डेफिनेशंस सेक्शन 2 में है, एंड डेफिनेशन के सेक्शन को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जस्ट बिकॉज यहां पे सारी डेफिनेशंस है, हर चीज को इंटरप्रेट किया जाता है, कंपनी को इंटरप्रेट किया जा रहा है, मीन उसका डेफिनेशन बताया जा रहा है। तो सेक्शन 2 के अंदर कुछ भी होगा ना, उसी को सिर्फ आपको बोलना है, थैंक यू, उसी को आपको बोलना है क्लॉज। बाकी सेक्शन 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो पहला नंबर ब्रैकेट में होगा उसको सब सेक्शन ही बोलोगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख रही हूं हाउ टू रीड, नहीं ये चलो आगे आगे आएगा पॉइंट, इस पीपीटी में है, इसको छोड़ दो अभी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्यों बोल रहे हैं? सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस, तो सेक्शन 2 के अंदर जो भी होगा क्या बोलोगे? क्लॉज। और सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 के आगे जो भी होगा उसमें क्या होगा? सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, ऐसे आएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड सेक्शंस इन कंपनी लॉ। तो कंपनी की डेफिनेशन बहुत आसान है, एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज अ कंपनी। आपको पता है लेटेस्ट एक्ट कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013, 2013 में चेंज हुआ था ये एक्ट। और प्रीवियस वाला पता है कौन सा था? वेरी गुड, 1956। तो कोई कंपनी प्रीवियस यानी कि 1956 एक्ट में आपने बनाई हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कितने साल पुरानी है? धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी, राइट। आज तो वो है भी नहीं, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी आगे लेकर जा रहे हैं इनका बिजनेस। और एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जैसे कि वंश लिमिटेड कब बनी है बेटा? 2024 में, अभी अभी तो बनी है, ठीक है। तो ये वाली कंपनी प्लस पिछली वाली कंपनी सब कंपनी की डेफिनेशन में आती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो पुरानी वाली कंपनीज है वो भी आज कौन सा एक्ट फॉलो कर रही है? कंपनीज एक्ट 2013, उनको भी आज यही फॉलो करना है, भले वो बनी पुराने वाले एक्ट में थी। तो एक बार साथ में बोले, एनी कंपनी, स्पीक अप, एनी कंपनी रजिस्टर्ड, यू नॉट स्पीकिंग, क्या हुआ? एनर्जी लेकर आओ एवरीवन। Any company registered under this act or under any previous company law is a company. Is it clear or not? Please write down. ये चीजें लिख लो, बेसिक चीजें, आज एक बेस बन जाएगा इस सब्जेक्ट का। प्लीज राइट डाउन।
ओके, सो कंपनी खोल के हम लोग करते क्या है? आप लोगों का कभी मन है कभी खुद की कंपनी हो? मतलब पता नहीं, हो सकता है हो। पैसा कमाओगे? सीएस क्यों कर रहे हैं? रियलिटी है, पैसा कमाने के लिए मनी चाहिए, फेम चाहिए। एक ऐसा कोर्स है ना जो आपको पैसा भी देगा प्लस पहचान भी देता है। प्रोफेशनल कोर्सेज दे सकते हैं, दूसरे कोर्सेज ना आम जनता के बीच में खो जाते हैं हम कहीं। लेकिन ये जो सीएस और सीएमए जैसे कोर्सेज है, ये आपको फेम भी देते हैं, मनी भी देते हैं। दे विल गिव यू यू नो रिकॉग्नाइजेशन एंड एवरीथिंग इन लाइफ। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कंपनी खोल के करेंगे क्या? हम कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए काम करेंगे। कुछ तो बेचोगे, कुछ तो खरीदोगे, तो यही कंपनी काम करती है। और कंपनी का बेसिक मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, अब ये प्रॉफिट से तो कमाने हैं, तो कितने तरह के बिजनेस आप लोग कर सकते हो? वी हैव सो मेनी ऑप्शंस कि क्या क्या आप कर सकते हो पैसा कमाने के लिए। आप सीएस हो, आप कंपनीज में काम करोगे, या आप अपनी खुद की फर्म भी खोल सकते हैं। तो आपके लिए भी एक बात आएगी यहाँ पे, हम चाहे तो ओपीसी खोल सकते हैं। दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, वन पर्सन कंपनी। पहले के टाइम पे ना बेटा सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, एक अकेला पर्सन खुद का बिजनेस, सारे के सारे प्रॉफिट्स यही कमाता था और सारे लॉसेस भी इसी के होते थे। रजिस्टर करवाओ या ना कराओ, दैट्स ओके। लेकिन फिर यही लोग जो अकेला अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनको एक नया रूप देने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, तो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया आपके सामने, ओपीसी का। ओपीसी मींस वन पर्सन कंपनी, अकेला बंदा भी अपनी कंपनी खोल सकता है। ठीक है, आपको अपनी कंपनी खोलनी है, आप 1000 रुपए के शगन से खोल सकते हो। यू नो देयर इज नो सच कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो। आज की डेट में कितने भी पैसे में आप एक कंपनी बना सकते हो। पहले के टाइम पे प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए होता था, और पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपीज चाहिए होते थे। आज वो लिमिट्स हट चुकी है, देयर इज नो लिमिट। तुम्हें लगाना है तो करोड़ भी लगा दो, और लगाना है तो 1000, 2000, 10,000 में भी एक कंपनी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान हो गई है। रीजन, ये पूरी गेम चलती है बेटा, समझना। पैसा कमाती है कंपनीज, उस पैसे से गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, टैक्स पे करती है, गवर्नमेंट के पास इनकम आती है देश चलाने के लिए, देश की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कंपनीज बने, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए और उससे वो देश चला सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है कंपनीज को, इसीलिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हटा दी है। जिसको बनाना है कंपनीज, अच्छा आइडिया होना चाहिए, यू कैन मेक अ कंपनी। तो ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्या है? अकेला पर्सन भी अपनी कंपनी खोल सकता है। अच्छा, ये तो सबसे मीडियम लेवल, सबसे स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस था, खुद की कंपनी, अकेला पर्सन। यार अकेला पर्सन कितना काम कर लेगा? इसीलिए हम कभी कभी अपना कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेते हैं और थोड़े से बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेस पे जाते हैं, जहां पे हमारा भी पैसा लग रहा है और सामने वाले का भी पैसा आ रहा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है? Whenever a partner is admitted, he brings some capital। तो दोनों का पैसा जुड़ा, दोनों के माइंड जुड़े, और थोड़े से बड़े लेवल पे आप बिजनेस कर सकते हो, थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। ये दोनों जो है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये दोनों, ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़े मीडियम लेवल पे जाना है तो पार्टनरशिप या फिर एलएलपी, ये मीडियम लेवल पे आता है और ये भी मीडियम लेवल पे आता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही पार्टनरशिप है, एक पुरानी वाली पार्टनरशिप है और एक न्यू वाली पार्टनरशिप है, एलएलपी। फर्क सिर्फ इतना है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है भर भर के, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट उसी से डरने लगे लोग और पार्टनरशिप नहीं बनाते थे। इसीलिए अब आया है आपके सामने 2008 में, मार्क माय वर्ड्स, 2008 में एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे पार्टनर्स ही होंगे, पार्टनरशिप ही है इनके बीच में भी, बट लायबिलिटी होगी एकदम लिमिटेड। ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमारी बुक के हिसाब से मैंने 2 चैप्टर्स को क्लब किया हुआ है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप को एलएलपी बोलते हैं, और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप को पुरानी पार्टनरशिप, जो 1932 एक्ट में हम बनाते हैं। इससे भी बड़े लेवल का बिजनेस करना है, सबसे बड़े लेवल का बिजनेस जो होता है वो है कंपनी। एंड वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी, वी हैव ओपीसी, वी हैव प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये 3 बेसिक तरह की कंपनी है, और तो बस सब टैग्स होते हैं। फॉरेन कंपनी कब बन, किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब कंपनीज तो टैग है। बेसिक 3 ही कंपनीज होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। सब्सिडरी, होल्डिंग, ये भी कुछ नहीं है, ये टैग्स है बस। ठीक है, होती है पब्लिक प्राइवेट ही है,
कब ये सब्सिडरी बोलना है वो हमको पढ़ना होता है, ठीक है? प्लीज राइट डाउन, साथ साथ नोट करते जाओ। आज कुछ चीजें लिखवाऊंगी आपको, रीजन बेस बनाएंगे थोड़ा सब्जेक्ट का। Tomorrow there's going to be a class of financial management at 1 p.m. So please be available. ठीक है? Ankur sir is going to take your class, and there will be some other students also जो आज एग्जाम की वजह से नहीं आए हैं। क्यों? कहाँ जाना है तुमको? कल नहीं आ सकते हो? कब जाना है? चलो ठीक है, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, कल पहुंच जाओगे तो लाइव ज्वाइन कर सकते हो 1 घंटे के लिए वहाँ से, तो ऐसा कर लेना। मैं बात कर लूँगी आज बबीता मैम से, ठीक है? ये सिर्फ जो मैंने एक्चुअल में पीपीटी में लिखा हुआ है वो वाली चीज़ें नोट करना। अच्छा, ये चीज़ें ना आपको पंकज सर भी पढ़ाएंगे, एलएलपी का पूरा चैप्टर उनके सिलेबस में है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, कल बताया उन्होंने। आगे चले। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। आ जाओ। देखो जी, कंपनी के बारे में कुछ और चीजें बताती हूँ। कंपनी को कौन चला रहा है? गवर्न मीन्स चला कौन रहा है? एनी आइडिया? इसका एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी इज एक्चुअली गवर्नड बाय, कंपनी के बारे में कंपनी को किसकी सुननी है, कंपनी का सारा लॉ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। मैं क्यों 2013 बोल रही हूँ? क्योंकि अभी रिसेंट एक्ट यही चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें क्या पूरा का पूरा एक्ट चेंज हो गया 2013 में? नहीं, बेसिक चीजें चेंज हुई है, कुछ अच्छी चीजें जो गवर्नमेंट को लेकर आनी थी, था ये एक्ट पुराने वाला ही, उसी में चेंजेस करके ऑल टुगेदर एक नया एक्ट का नाम दे दिया। 2013 में चेंजेस हुए तो वी कॉल इट कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा नहीं है कि कंपनी का हर चीज A to Z 360 डिग्री सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। पुराने वाले एक्ट में ही चेंजेस करके एक नया एक्ट आपके सामने रखा है। सिमिलरली जैसे इनकम टैक्स आपको सचिन सर पढ़ाएंगे, सीए हैं वो, तो उनके एक्ट को कौन चला रहा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये एक्ट यानी कि इसमें लॉ लिखा है उस चीज का। इनकम टैक्स को गवर्न कौन कर रहा है? इनकम टैक्स का एक्ट, इनकम टैक्स का लॉ। बाद में लिख लेना, अभी कुछ स्लाइड्स आगे समझ लो। ये हमने ऑलरेडी किया था। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको 3 फॉर्म्स भरने होते हैं। जल्दी से बोलो, आपको बता दिया ऑलरेडी। स्पाइस फॉर्म 32, स्पाइस फॉर्म 34 एंड स्पाइस फॉर्म 33 रह गया। 33, 32 एंड 34, ठीक है? 32 इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, 33 एमओए का फॉर्म है और 34 एओए का फॉर्म है। ये तीनों फॉर्म्स एक साथ आपको भरने होते हैं और एक साथ सबमिट करने हैं। पहले एक, अगले ही सेकंड दूसरा, अगले ही सेकंड तीसरा। अगर आप सोचो यार थोड़ा सा ढीले हो जाओ, आज 32 भर के भेज देते हैं, कल परसों 33 और 34 भेज देंगे, तो फायदा नहीं है, 32 दोबारा भेजना पड़ेगा, ठीक है? ओके, जैसे ही ये तीनों फॉर्म्स आरओसी के पास जाते हैं, आरओसी आंख बंद करके क्या आपको सर्टिफिकेट दे देगा? नहीं, वो पूरी फॉर्मेलिटीज को चेक करेगा, अपने आप को अच्छे से सेटिस्फाई करेगा कि तुम कुछ गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हो, तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सब एकदम परफेक्ट है, तब जाके, जैसे हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट है, कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जो डेट इसमें आरओसी लिख कर देगा
उसी डेट से माना जाएगा कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। और ये भी एक अलग से फॉर्म में होता है। इसका फॉर्म क्या है? INC 11। इनकॉर्पोरेशन स्टैंड्स फॉर INC। तो INC 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, जो आपको आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है, जिसने कंपनी बनाने के लिए जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड से भेजा उसका एक जीमेल भी होता है, राइट? जो हमारा जीमेल MCA के साथ रजिस्टर्ड है, उसी ईमेल पे आपको INC 11 रिसीव होता है, ठीक है? और आपने जो एड्रेस लिखाया होगा कंपनी का, उसमें ये बाद में हार्ड कॉपी भी भेजते हैं ROC वाले। तो ओरिजिनल भी आ गया और एक हमको मेल में भी भेज दिया, ठीक है? कंपनी जब तक चल रही है ना बेटा, ये सर्टिफिकेट आप खो नहीं सकते। और अगर खो गया, हमें वापस से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर कंपनी पे छापा पड़ा या कुछ भी हुआ, ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, कंपनी बनाने का प्रूफ है, ये हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ठीक है? तो कहां पे रहता है ये? कहां रखोगे इसको? कंपनी का जो, हाँ, बैंक में भी नहीं, तिजोरी में भी नहीं, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने दिल्ली में कंपनी बनाई, हमारा मेन ऑफिस दिल्ली में है, तो इट शुड बी देयर। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगे। Okay, now the next thing is how to incorporate a company. So sorry, how Companies Act is made. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये CICT स्टूडेंट्स तुमको पता है ये चीज, ठीक है? बाकी लोग प्लीज ध्यान से समझेंगे। हमारे देश में कॉर्पोरेट मैटर्स में जो डील करती मिनिस्ट्री है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो सारे कॉर्पोरेट मैटर्स में डील करती है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज है हमारे देश में, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, एजुकेशन, पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी, हर एक की अलग मिनिस्ट्री है, मीन्स अलग डिपार्टमेंट है। जो कॉर्पोरेट मैटर्स यानी कि बिजनेसेस को जो मैनेज करती है, उस डिपार्टमेंट यानी कि उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सबसे पहले 2013 की स्टोरी बता रही हूँ। एक कमेटी थी बेटा, उस कमेटी का नाम था JJ ईरानी कमेटी। कुछ लोग काम करते थे उस कमेटी में, जो चाहते थे कि हमारे देश में जो एक्ट 1956 था, बहुत पुराना हो चुका था, कंपनीज को लॉसेस हो रहे थे, कुछ नया नहीं बचा था उसमें। 1956 इतने 50-60 सालों से चल रहा था। तो इस कमेटी, जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, JJ ईरानी कमेटी, उस कमेटी का नाम है JJ ईरानी कमेटी। उस कमेटी ने प्रपोजल्स भेजे, कहां पे? MCA के पास। फिर MCA ने उसको कंसिडर किया कि बात तो सही है एकदम, नया एक्ट आना तो बनता है, देश की ग्रोथ से रुक गई थी, नेशनल और इंटरनेशनल ग्रोथ का सवाल था। तो MCA जो इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री थी ना, इन्होंने एक प्रपोजल बनाया। प्रपोजल यानी कि एक बिल ड्राफ्ट किया। बिल क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ पेपर, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे प्रपोजल्स है कि क्यों हमारे देश में एक नया एक्ट लाने की जरूरत है कंपनी से रिलेटेड। तो MCA ने ना JJ ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे एक बिल बनाया। बिल क्या है? इट्स एक फॉर्मल पेपर जहां पे सब कुछ लिखा होगा। बिल ड्राफ्ट करना मींस बिल लिखना, और फर्स्ट स्टेप था ये हमारा। 11, 12, 13 से शुरू हो गया था ये काम सारा। 2013 में फाइनली पास हुआ था कंपनीज एक्ट। तो सेकेंड स्टेप में इस MCA ने बिल ड्राफ्ट करके देश के पार्लियामेंट में पहुंचा दिया वो बिल। पार्लियामेंट के बेटा 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड दी राज्यसभा। सबसे पहले ये बिल की चर्चा हुई लोकसभा में, लोकसभा के मेंबर्स ने बैठ के इस पे चर्चा की। जब यहां से अप्रूव हो गया था तो ये बिल पहुंचा राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स ने भी इसकी चर्चा की, और जब इन्होंने भी अप्रूव कर दिया तो देश के प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। और बेटा प्रेसिडेंट जब भी किसी बिल को हाँ बोलता है तो वो बिल नहीं रहता, इट बिकम्स एक्ट। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे और ऐसे एक्ट्स हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बने हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये 3 स्टेप से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देन पार्लियामेंट, एंड देन लास्ट में प्रेसिडेंट हाँ बोलता है। पार्लियामेंट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की हमारे देश में साइनिंग पावर्स है। प्रेसिडेंट ने ना जब अप्रूवल दिया था तो वो डेट थी 29 अगस्त 2013 को। प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था कि हाँ मैं भी अप्रूव करता हूं, और यही बात जनरल पब्लिक हम लोगों को अगले ही दिन पता चली थी, यानी कि 30 अगस्त 2013 को हम सबको पता चल गया था। हम सबको कैसे पता चला? घर घर बताने आई थी गवर्नमेंट। एक न्यूज़पेपर है
ऑफिशियल न्यूज़पेपर जिसमें सारी लॉ से रिलेटेड न्यूज आती है, जहां पे भी गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेकर आती है हमको बताना होता है, तो दैट्स ऑफिशियल गेजेटी। क्या बोलते हैं उस न्यूज़पेपर को? ऑफिशियल गेजेटी में बात छप गई थी 30 अगस्त 2013, यानी कि उससे अगले ही दिन हम सबको भी पता चल गया था कि देश में एक नया एक्ट आया है और हमने इसको लागू करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोसेस हाउ कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू पिक्चर। 3 स्टेप से, एक बार बोले वापस से। एमसीए ने क्या किया बेटा? बिल ड्राफ्ट किया। वो बिल कहां पहुंचा? पार्लियामेंट के कौन से हाउस में? लोकसभा एंड देन राज्यसभा, एंड फाइनली तीसरे स्टेप पे वो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया। कौन सी डेट को? 29 अगस्त 2013, और उसी के अगले दिन 30 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गैजेटी में छप गया था। ठीक है जी, कैन यू प्लीज नोट 2-3 स्लाइड्स, फिर मैं आगे चलती हूँ यहां से। अभी हमने चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं किया है। सी, कुछ बच्चों की नई क्लास भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज ऑल्सो टू नो हाउ अ टीचर टीचेस। तो आई थिंक आपको आइडिया भी मिलेगा, प्लस इस चैप्टर का बेस मैं बनाती हूँ एटलीस्ट 2 क्लासेस में स्टार्टिंग में, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये लिख लिया होगा, अगर ये लिख लिया था पहली स्लाइड पे, ये भी लिख लिया था, ये नहीं लिखा। अगर पूरा प्रोसेस लिखना है तो पूरा प्रोसेस लिख लो। हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, फॉर्म्स जाएंगे आरओसी को, 3 फॉर्म्स हैं। आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और वो आईएनसी 11 के रूप में होता है। हो गया क्लियर बेटा? मेरे सब्जेक्ट में ना एक सेपरेट कॉपी आपको चाहिए। हर सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। कंपनी लॉ का ऐसे मत करना कि कभी एफएम की कॉपी में नोट कर लिया, कभी किसी और कॉपी में। यू मस्ट हैव अ कॉपी। ठीक है, अगली क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अच्छी स्टेशनरी, एक हाइलाइटर, एक पेन, एक पेंसिल और एक रजिस्टर, अच्छा सा, जो कंपनी लॉ के लिए ही रहेगा सिर्फ। क्योंकि मैं बहुत कुछ लिखवाती भी हूँ क्लास में आपको ना, शॉर्ट नोट्स बनवा देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ डायग्राम्स, जो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। हेडिंग डाल दो, हाउ द एक्ट इज मेड, हाउ कंपनीज एक्ट केम इनटू पिक्चर, ऐसा लिख सकते हो। तुम लोग क्यों इतनी बातें कर रहे हो? मम्मी पापा खुश हैं आपके, आप पास हो गए हो? पापा ने क्या बोला? क्या 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 क्या? उम्मीदें हमेशा रहेंगी।
आपका क्या नाम है बेटा, एक बार नाम बता दो दोबारा। निकिता, निश्चिता। आगे चलते हैं, हो गया ना सबका? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, कंपनीज एक्ट 2013 जब हमारे देश में आया था, तो वो ऑल टुगेदर, जैसे आज ही मैंने बात की, एक नया एक्ट नहीं था, वो पुराना ही एक्ट था। उसी में कुछ अच्छा कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए। बताऊंगी आपको कौन कौन से नए पॉइंट्स आए हैं, लेट्स डिस्कस। सो कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा एक्ट है जो एक नया एक्ट नहीं है, ये पुराने ही वाले एक्ट में क्लब कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है। कंसोलिडेट मतलब मिला दिया, पुराने और नए को मिला के एक नए का नाम दे दिया। मतलब पुराने वाले एक्ट में ही चेंजेस कर दिए, चेंजेस बोले तो अमेंडमेंट्स, पुराने वाले एक्ट में चेंजेस कर दिए। कौन सा एक्ट है ये? लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, कंपनीज की ही बातें कंपनीज एक्ट 2013 में है। दिस लेजिस्लेशन मीन्स द न्यू लॉ बहुत ज्यादा जरूरी, यानी कि नेसेसिटेटेड मीन्स बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात थी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल टू योर बिजनेस, जो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर की बात है। कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए पुराने वाला कंपनीज एक्ट से नहीं चल पा रही थी कंपनीज, और देश में एक्सपेंशन और ग्रोथ लाने के लिए, एक्सपेंशन मतलब बिजनेसेस बढ़े और ज्यादा ग्रो करे, इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो हो, इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 आना ही पड़ा। तो इट वॉज जस्ट अ कंसोलिडेटेड एक्ट, मीन्स पहले वाले एक्ट को अब वाले एक्ट में कंबाइन कर दिया है एक्चुअल में। मतलब पहले वाले एक्ट में चेंजेस किए और एक ऑल टुगेदर नया एक्ट आपके सामने आया। कंपनीज एक्ट को अभी हमने पढ़ा है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 29 अगस्त 2013 को उन्होंने हाँ बोला, और अगले ही दिन नोटिफाई हो गया था ऑफिशियल गेजेटी में हम लोगों के लिए। कौन सी डेट को? 30 अगस्त 2013 को, फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारे के सारे सेक्शंस वी हैव इन टोटल 470 सेक्शंस। सारे सेक्शंस एक ही बार में नहीं आए थे, कुछ सेक्शंस 30 अगस्त को आए, और आगे ना कुछ डिफरेंट डेट्स अपॉइंट कर दी गई थी, डिफरेंट डेट्स अपॉइंट कर दी गई थी कि आने वाले कुछ सालों तक, आज भी बेटा नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ सालों तक नई नई चीजें आती जाएंगी। एक बार मतलब 30 अगस्त को ही नहीं सब कुछ दे दिया था इन्होंने, धीरे धीरे हमारे सामने लेकर आते जा रहे हैं। मैं अगर बोलूं आई एम वेरी अपडेटेड, कंपनीज एक्ट में कुछ नया आता है कुछ नहीं आता, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बच्चों को बताना है। So that is why I keep myself updated into this area, right? तो आज भी बेटा नए नए सेक्शंस आते रहते हैं, आज भी चेंजेस होते रहते हैं, लॉ तो आए दिन बदलता रहता है ना, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि एक ही बार चेंज हुआ, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, नई नई चीजें आती रहती है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, इस एक्ट को चेंज करने के लिए सबसे बड़ा हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट का था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि हम कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस कर देंगे एक नए लेजिस्लेशन, यानी कि एक नए लॉ से। वापस से वही बातें आएंगी ताकि नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंजेस को हम मैच कर पाए, प्लस देश में एक्सपेंशन और ग्रोथ को लेकर आ पाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। आई टेल यू, सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन नए नए रूल्स बनाती रहती है कंपनीज एक्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स फॉर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज के लिए सब करती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट में 470 के अराउंड सेक्शंस है। जो पहला सेक्शन है वो 30 अगस्त को आ चुका था। इस केम इनटू फोर्स मतलब कब आया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 30 अगस्त 2013, जब ये बात ऑफिशियल गैजेटी में छप गई थी। 98 सेक्शंस 12 सितंबर 2013 को आए, और 143 सेक्शंस 1 अप्रैल 2014 को आए। जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, इस दिन से कंपनी लॉ लागू होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये याद करना है आपको, याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है। 470 सेक्शंस है इन टोटल, 470 के अराउंड। इन टोटल वी हैव 470 सेक्शंस
कंपनीज एक्ट में इतने सारे सेक्शंस, क्या हमारे सिलेबस में सारे हैं? हमें तो बस 350 या 360 पढ़ने हैं, बस इतना ही तो पढ़ना है, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कैसे पढ़ लेंगे हम ये। तो इतने हमारे सिलेबस में है, पूरे एक्ट में 470 सेक्शंस है। अच्छा, सेक्शंस कैसे? ऐसे ही लिख दिए बस, उनको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। आपके अभी तक सिलेबस में होते थे टॉपिक्स, अब होते हैं सेक्शंस, और उन सेक्शंस को टोटल 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आपको कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर्स, एंड एज पर आवर बुक वी हैव 18 चैप्टर्स। इतना ही तो पढ़ना है हमको। हर एक चैप्टर में एक सेट ऑफ रूल होता है। अच्छा, रूल क्या होते हैं? एनी आइडिया? नहीं पता। सेक्शंस के अंदर प्रोविजंस लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपने एक सेक्शन में कंपनी का डेफिनेशन पढ़ लिया, तो हर एक सेक्शन में ना कुछ डेफिनेशन या प्रोविजंस लिखे होते हैं। प्रोविजन मतलब जो सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन है, और उसी सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल होता है। सेक्शन को रूल के साथ में रख के पढ़ना पड़ता है ताकि सेक्शन और अच्छे से समझ में आए। तो रूल्स आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेक्शंस ओनली, ठीक है। हमेशा उसके साथ में रख के आपको पढ़ना होता है। अच्छा, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स कौन से आए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये एक बहुत हॉट टॉपिक है आज का। ये सीएस को करना पड़ता है। कॉर्पोरेट बोले तो कंपनीज, गवर्नेंस मतलब लॉ को फॉलो करना। तो हम लोग सीएस लोग क्या करते हैं कंपनी में? लॉ को फॉलो करवाते हैं, मींस कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवाते हैं। सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस, पहले वाला कंपनीज एक्ट बहुत ही रिजिड था, बहुत परमिशंस मांगनी पड़ती थी कंपनी को। आज की डेट में वो चीजें काफी सिंपल हो चुकी है, सिंप्लीफाई हो चुकी है, रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह। इन्वेस्टर्स, जो लोग कंपनीज में पैसा डालते हैं, ये जो वंश बैठा है ना पीछे, इसने कंपनी में पैसा डाला, कंपनी का नाम था शिवांशी लिमिटेड, ठीक है। इसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कितने 1000 शेयर्स खरीदे। भाई डिविडेंड देना तो बनता था, इस कंपनी ने इसको डिविडेंड ही नहीं दिया। तो ये इन्वेस्टर यानी कि वंश के राइट्स अफेक्ट हो गए। इसके इंटरेस्ट के बारे में, इसके राइट्स के बारे में कौन सा एक्ट सुनेगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है उनके बारे में और ज्यादा सोचा जा रहा है। कंपनीज एक्ट 2013 में और ज्यादा राइट्स बढ़ चुके हैं जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में। तो बेसिकली ओवरऑल दिस एक्ट इज मोर कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली गई है, छोटा मोटा एक्ट नहीं है ये। लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ अ कंपनी। थोड़ी सी और चीजें पढ़ाऊंगी क्लास में, 10 मिनट की मान के चलो सिर्फ, और है, ठीक है। फर्स्ट डे है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट टू मोनोटोनस, इजी सा सिंपल सा रखेंगे। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ कंपनी, ये छोटी बेसिक चीजें आई थिंक स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए तो बढ़िया है। ऐसी कंपनी अगर आपको बनानी है, अच्छी सी कंपनी, तो पहले हर वर्ड का ना एटलीस्ट आपको बेसिक जानना चाहिए। वो वर्ड आया कहां से है? कंपनी वर्ड तो खुद ही एक इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं, इसको तो लैटिन भाषा से हमने उठाया है। 2 लैटिन भाषा के वर्ड्स है, 2 लैटिन वर्ड्स बोल लो। फर्स्ट वर्ड इज कॉम एंड द अदर वर्ड इज पनीस। कॉम का मतलब होता है विद एंड टुगेदर, और पनीस का मतलब होता है ब्रेड। विद एंड टुगेदर मतलब कुछ लोग साथ में, विद टुगेदर साथ में, कुछ लोग ग्रुप बना लिया, एसोसिएट हो गए, हम सब लोग 1 2 3 4 5 हम सब मिल गए, एंड वी आर ईटिंग ब्रेड टुगेदर। इज इट द मीनिंग ऑफ अ कंपनी? क्या हम साथ में मिलके ब्रेड खा रहे हैं? चलो अभी मैं ब्रेड मंगवाती हूँ, टोस्ट बनाएंगे अच्छा सा, मक्खन लगाएंगे ऊपर, एंड विल हैव ब्रेड। क्या ये कंपनी का मतलब हुआ? नहीं बेटा। ब्रेड का मतलब होता है मील्स, खाने की आइटम है ना कुछ। तो मतलब टुगेदर का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, की कुछ लोगों ने ग्रुप बना लिया एंड दे आर हैविंग देयर मील्स टुगेदर, मतलब साथ में मील्स खा रहे हैं। कंपनी के मील्स क्या हो गए? प्रॉफिट्स। दे आर हैविंग देयर प्रॉफिट्स टुगेदर। एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर हैविंग और शेयरिंग द प्रॉफिट्स टुगेदर। हम लोग कंपनी बनाते हैं, शूज मैन्युफैक्चर करेंगे, जूता बेच के जो भी पैसा कमा रहे हैं आपस में शेयर कर रहे हैं, दैट इज अ कंपनी। अच्छा, हम लोग कौन है? कौन से लोग ग्रुप बना रहे हैं? द लाइक माइंडेड पर्संस। मेरी भी सोच वही है, आपकी भी सोच वही है। आपको फैशन क्लोथ नहीं बनाने हैं, आपको भी शू ही मैन्युफैक्चर करना है, तो हमारी कॉमन सोच है, इसीलिए हम मिले हैं, और वी आर हैविंग वी आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। सो एसोसिएशन ऑफ कौन से वाले पर्संस? लाइक माइंडेड पर्संस, जिन्होंने फॉर्म की है कंपनी। क्या पर्पस है? फॉर कैरिंग ऑन सम बिजनेस, और बिजनेस करके क्या कमाएंगे? मील्स बोले तो प्रॉफिट।
So company means the association of like-minded persons who are doing business together and having, or you can say sharing, the profits with each other. This is the basic meaning of a company. बेटा अगर आपसे definitions पूछी जाए, words change नहीं करोगे, वैसे लिखोगे जैसा लिखा हुआ है. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. जैसे पढ़ते हैं वैसे ही exact लिखनी होती है definition. Change नहीं कर सकते. बट मीनिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. ठीक है, ये हर सब्जेक्ट के लिए जान लेना. डेफिनेशन यू कैन नॉट चेंज. तो अच्छा कंपनी कौन से लोग बना सकते हैं? हम लोग तो ह्यूमन बींग्स है, नेचुरल पर्संस है, प्लस आर्टिफिशियल पर्संस भी कंपनी बना सकते हैं. जैसे कि मिस्टर ए ने PQR लिमिटेड प्लस मिस्टर, हाँ 2 लोग हो गए. प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 पर्सन चाहिए. तो एक तो नेचुरल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है. बना सकते हैं कंपनी प्राइवेट? बना सकते हैं. आर्टिफिशियल पर्सन भी बना सकती है कंपनी और नेचुरल पर्सन भी बना सकते हैं. बेटा प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए वी नीड मिनिमम 2 पर्सन एंड पब्लिक कंपनी बनाने के लिए वी नीड मिनिमम 7 पर्सन. तो अगर ऐसी 7 कंपनीज हैं तो सातों की सातों कंपनीज भी एक कंपनी बना सकती है. ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, ये कंपनी के लिए सब काम कौन करेगा? यहाँ पे तो ये मेंबर खुद काम करेगा और यहाँ पे जो इस कंपनी का डायरेक्टर होगा ना वो काम करेगा. ठीक है, सो बोथ द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल पर्संस कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. कौन से वाले एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013. कंट्री का अभी कौन सा एक्ट चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013. सो ये सारे लोग हैं, इन्होंने एसोसिएट किया, मिल गए, कॉमन टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना है, कुछ लीगल काम करना है, गैर कानूनी काम नहीं. किसी का मर्डर कराना, चोरी चकारी, गैम्बलिंग, इन सब का बिजनेस थोड़ी कर सकते हैं. वी नीड टू डू सम लॉफुल बिजनेस. तो हम लोगों ने ऐसी बढ़िया सी कंपनी बना दी. तो ये वंश है, ये शिवांशी है. आपका नाम क्या है? केशव. नाम भूल रही हूँ मैं आपका. निश्चिता. आपने टॉप भी कुछ ऐसा ही पहना है, ऑरेंज शेड. Definition you have already done. Any company registered under this act or under any previous company law is a company. Okay. बाकी ये सब types of companies हैं. I think there is no relevance of doing this अभी, क्योंकि पहला ही क्लास है आपका. तो ये हम सारी चीजें, बेसिक चीजें और भी हैं कुछ, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक लास्ट चीज आप जरूर नोट करना. वेट, एक चीज आपने नोट नहीं किया है. हाउ टू रीड sections. If we talk about section 2, section 2 सिर्फ और सिर्फ definitions का sections है. I'll show you. See, MCA की वेबसाइट भी दिखाती हूँ आपको. MCA टाइप किया, पहुंच गए पहले लिंक पे. ठीक है, एक्ट्स एंड रूल्स में गए. कभी बुक वगैरह ना हो आपके पास, कोई सेक्शन पढ़ना हो तो गूगल तो होता है, हमेशा इंटरनेट रहता है पैक. तो एक्ट्स में गए, नीचे एक्ट्स में वापस क्लिक किया, कंपनीज एक्ट. सब्जेक्ट यही है आपका, कंपनीज एक्ट पे क्लिक किया. सी, यहां सब कुछ आ गया. अगर आप प्रीलिमिनरी पे जाते हो, डेफिनेशन लिखी हुई है. सेक्शन 2 में पूरे कंपनीज एक्ट की डेफिनेशंस है. 470 सेक्शंस है, हर एक के अलग अलग टॉपिक हैं और सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है. आज आपने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है? सेक्शन 2 क्लॉज 20. ये देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 20 दिख रहा है आपको? रीड करो. कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो 20 में है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 20. सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस ही है सिर्फ. तो टोटल 90 के आसपास डेफिनेशंस है आपके पास.
पूरे कंपनीज एक्ट में। ये देखो 1994 के आसपास टोटल डेफिनेशंस है हमारे पास, सारी डेफिनेशन इसी सेक्शन में डाल दिए, अलॉट कर दिया इसको डेफिनेशन के लिए। सो सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो अगर सेक्शन 2 ऐसा लिखा होगा तो इसको बोलेंगे सेक्शन 2, और इसको क्या बोलेंगे, क्लॉज। बट अगर आपके पास सेक्शन 3, 4, 5 करके कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी लिखा होगा, अब कैसे रीड करेंगे? द फर्स्ट वन इज ऑलवेज सेक्शन। बेटा सेक्शन के अंदर का जो पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हो सब सेक्शन। उसके अंदर भी एक पॉइंट होता है अगर, तो वी कॉल इट क्लॉज। और उसके अंदर ऐसा रोमन नंबर होगा तो सब क्लॉज। तो एक बार रीड करो, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज H सब क्लॉज 2। ऐसे रीड करना है सेक्शंस को, ठीक है? इसको नोट कर लो, देन विल वाइंड अप द सेशन। हाउ टू रीड सेक्शंस, प्लीज नोट डाउन। थोड़ी और बेसिक्स की भी बातें भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ना भी थोड़ा सा शुरू करेंगे चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बेटा 2 क्लासेस आराम से लग जाती है इंट्रोडक्शन देने में। जो टीचर आपको बिना इंट्रोडक्शन दिए सीधा पहले चैप्टर से पढ़ा दे, तो मीन्स वो आपको सिर्फ पूरे सेशन में रटवाएगा, और रट्टा नहीं मरवाना है, बेसिक्स करवा के ही आपको मैं आगे करवा के। तो अगले क्लास भी आधी क्लास बेसिक्स में जाएगी, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा, आई एम एज्यूमिंग कि आप नेक्स्ट क्लास में जब आओ, प्लीज एक रजिस्टर हो आपके पास। देयर मस्ट बी अ सेपरेट कॉपी फॉर एवरी सब्जेक्ट, एक हाइलाइटर और एक पेन। अभी सिर्फ इतना चाहिए। बुक्स आपको हमारी तरफ से वेरी सुन व्हेन यू आर रजिस्टर्ड विद अस यू विल गेट अ बुक आल्सो, और क्वेश्चंस मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगी, बस और आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? एंड टुमारो देयर इज अगेन, आई एम रिपीटिंग, देयर इज अ क्लास ऑफ FM। अंकुर सर इज गोइंग टू टेक योर क्लास। तो ऐसे 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? तो आप आ जाना, ठीक है? शिवांशी आर ऑल्सो कमिंग, आप ट्राई करना, ठीक है? चलो, हो गया? आया कुछ समझ में? आया? चलो, लेट्स वाइंड अप द सेशन। थैंक यू सो मच।